हाँ भाई, देखो कल तक हमने क्या पढ़ लिया था? शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पूरा टॉपिक खत्म हो गया था हमारा शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्या? फंडामेंटल राइट्स। क्या पढ़ने वाले हैं? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा पार्ट बात करता है? पार्ट थर्ड। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। आप सभी को पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जो दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, यानी उनका कॉन्सेप्ट वहां से लिया गया है। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि वैसे ही एज इट इज सेम चीज उठा ली वहां से। उसका कॉन्सेप्ट कि वहां कुछ ऐसी बात होती है तो ऐसा कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी होना चाहिए। तो फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से लिया गया है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से लिया गया है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, पार्ट थर्ड में बात होती है, आर्टिकल 12 to 35 बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। सोर्स क्या है? यूएसए, यानी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। अब बात करते हैं टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं। टोटल होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट 6। पहले होते थे 7। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18। फिर होता है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to आर्टिकल 22। फिर आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 and 24। फिर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, आर्टिकल 25 to 28। और फिर आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 and 30। एंड एट लास्ट आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। ये 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे होते हैं। पहले होते थे 7, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी, जिसके बारे में मैं शेड्यूल्स में डिस्कस कर रहा था आपसे कि राइट टू प्रॉपर्टी हमारा 1978 तक एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 के बाद जो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट था उसको वहां से हटा करके पार्ट 12 में लीगल राइट की कैटेगरी के अंदर डाल दिया गया। क्लियर है? तो अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट होते हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस आर्टिकल में था, कैसे वो हटा, कौन सा वो प्रोविजन था, ठीक है ना, कौन सा अमेंडमेंट था। अब बात करते हैं सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी की। किसकी? राइट टू इक्वलिटी की। आर्टिकल 14 to 18 बात करता है किसकी? राइट टू इक्वलिटी की। सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 14 क्या कहता है। राइट टू इक्वलिटी का मतलब समझते हो? समानता का अधिकार, यानी सभी एस्पेक्ट्स में, सभी चीजों में समानता की बात की जाएगी। ठीक है ना? हर जगह इक्वलिटी की बात होगी। अब वो कैसे कैसे बात होगी वही चीज देखेंगे हम वन बाई वन। जो इसके अंदर है ना 14 to 18, तो वो उसको और डिस्क्राइब किया गया कि किस तरीके की समानता, किस तरीके की इक्वलिटी की बात करता है, किस तरीके की इक्वलिटी का अधिकार है हमको। ठीक है, सबसे पहले है आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये दो अलग अलग बातें हैं, एक ही आर्टिकल में करते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, कानून सबके लिए बराबर है, किसी के लिए कम ज्यादा नहीं है। समझ गए? यानी किसी के लिए ज्यादा वर्क नहीं करेगा, किसी के लिए कम नहीं करेगा, सभी के लिए बराबर वर्क करेगा। कानून सबके लिए बराबर है, ये बात तुमने कई बार सुनी होगी। ठीक है ना? इसका सोर्स क्या है? ब्रिटेन। मतलब इस कॉन्सेप्ट को कि कानून सबके सामने बराबर होना चाहिए, मतलब कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, ये बात कहाँ देखने को मिलती है? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है। ठीक है, फिर बात आती है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यानी कानून का सभी को बराबर संरक्षण मिलेगा, सभी को बराबर प्रोटेक्शन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लॉ किसी को ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है, किसी को कम प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है ना? या किसी को प्रोटेक्शन का राइट ही नहीं है। तो कानून का जो प्रोटेक्शन है वो भी सबको बराबर होगा। इसका सोर्स क्या है? यूएसए। ऐसी बात कहाँ की गई है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में, कि कानून का सबको बराबर प्रोटेक्शन होगा, यानी लॉज का जो प्रोटेक्शन है वो सभी के लिए इक्वल होगा, सभी के लिए बराबर होगा। क्लियर है इतनी बात? अब आ जाओ। अब तुमने देखा होगा कि हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट होता है, गवर्नर होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, सांसद होते हैं, लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होते हैं, जिनको हम एमएलए एमएलसी बोलते हैं। तो इन लोगों को कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं, लेकिन कानून इनके लिए तो कुछ अलग से वर्क करता है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 ये कह रहा है कि कानून सभी के लिए बराबर होगा और सभी को बराबर प्रोटेक्शन मिलेगा, तो इनके लिए अलग से कैसे वर्क करता है? तो उसके कुछ अपवाद यानी एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन का मतलब समझते हो? अपवाद, यानी हम कुछ कह रहे हैं कि ये ऐसी बात होगी, तुम कहोगे ऐसा नहीं, ऐसा भी तो होता है, तो हम कहेंगे वो एक चीज है, वो एक्सेप्शन है, बाकी सब जगह एक बात होती है। तो एक्सेप्शन क्या है? आर्टिकल 14 के प्रेसिडेंट और गवर्नर, इसकी बात करता है आर्टिकल 361, यानी इनको कुछ स्पेशल राइट्स हैं। लॉस का जो प्रोटेक्शन है और लॉस जो सभी के लिए बराबर है वो इनके लिए नहीं है, इनको कुछ अलग, इनके लिए कानून थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करता है। यानी ऐसे कह सकते हैं इनको कुछ स्पेशल राइट्स है, स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हुए हैं।
तो प्रेसिडेंट और गवर्नर के जो स्पेशल प्रिविलेजेस, स्पेशल राइट्स की बात करता है वो कौन करता है? आर्टिकल 361। कौन करता है? आर्टिकल 361। फॉरेन डिप्लोमेट, फॉरेन डिप्लोमेट समझते हो? जो विदेशी मतलब बाहर के देशों के जो हमारे यहाँ पर राजदूत होते हैं हर कंट्री में, हर कंट्री का जिनसे वो अपने फ्रेंडली रिलेशन रखते हैं, उस हर कंट्री का वहां पर एक वो होता है, उसे बोलते हैं हम, हिंदी में राजदूत बोलते हैं, इंग्लिश में उसे बोलते हैं, नहीं स्पाई तो जासूस हो गया, स्पाई नहीं होता है, ये जो होता है एम्बेसडर, क्या बोलते हैं उसे? एम्बेसडर। हर कंट्री में एक एम्बेसडर होता है। हम बोलते हैं ना हाई कमीशन है या एम्बेसी है, तो वो एम्बेसी का इंडिया के जितने भी कंट्री से फ्रेंडली रिलेशन है, जिससे भी इंडिया अपने रिलेशन रखता है, उन सभी कंट्रीज के इंडिया में न्यू दिल्ली में क्या है? एम्बेसीज हैं। क्या है? एम्बेसीज। यानी कि उन कंट्रीज का एक एम्बेसडर यहाँ पर नियुक्त होता है। हमको अपनी कोई भी बात उस कंट्री तक रखनी है तो हम पहले एम्बेसडर के थ्रू, उनके एम्बेसडर के थ्रू अपनी बात रख सकते हैं उस कंट्री तक, ठीक है ना? तो उनको, ऐसे जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं उनको, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर को जो स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं वो किस आर्टिकल से मिलते हैं? पार्लियामेंट के मेंबर्स को आर्टिकल 105 बात करता है, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स के लिए आर्टिकल 194 बात करता है, ठीक है ना? इन दोनों आर्टिकल्स के तहत इन दोनों के मेंबर्स को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस होते हैं, जिससे लॉ इनके लिए वैसा काम नहीं करता जैसा सबके लिए काम करता है। क्लियर है? जैसे तुम इसको एक बहुत साधारण से उदाहरण से, एग्जांपल से समझ सकते हो कि अभी हमको किसी पे कोई क्रिमिनल चार्ज लगता है, पुलिस आती है, किसी आम आदमी को गिरफ्तार करके, वारंट लाके गिरफ्तार करके ले जाती है, लेकिन किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर को ऐसे ही गिरफ्तार करके नहीं ले जा सकती। पुलिस वारंट लाई, ठीक है ना, उसके लिए काफी प्रोविजन होते हैं कि क्या कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, किस तरीके से आप उसको गिरफ्तार कर सकते हो, उसको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, जैसे प्रोविजन होते हैं कि आपको बताना पड़ेगा, उसके लिए उसको नोटिस देना पड़ेगा कि उसके खिलाफ कोई चार्ज लगा है और उसको उस नोटिस का टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना? वो खुद ही मतलब पुलिस स्टेशन में आएगा। इस तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो लॉ इनके लिए एक जैसा काम नहीं करता, ये एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 के। आर्टिकल 14 तो ये कहता है कानून की नजर में सब बराबर और कानून का सभी को बराबर संरक्षण, बराबर प्रोटेक्शन। लेकिन उसके एक्सेप्शन कौन है? ये प्रेसिडेंट, गवर्नर, फॉरेन डिप्लोमेट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। प्रेसिडेंट और गवर्नर की बात आर्टिकल 361 करता है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात आर्टिकल 105 और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स की बात आर्टिकल 194। क्लियर है? नोट हो गया सभी का? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो भाई आर्टिकल 14 पढ़ लिया, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब बात करेंगे आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 क्या बात करता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, कास्ट, रेस, बर्थ प्लेस, जेंडर। यानी कि रिलीजन के बेसिस पर, धर्म के आधार पर, कास्ट यानी जाति के आधार पर, रेस यानी नस्ल के आधार पर, बर्थ प्लेस यानी जन्म स्थान, और जेंडर यानी लिंग के आधार पर, मेल या फीमेल, इनमें से किसी भी बेसिस पर, किसी भी आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। अगर इनमें से किसी भी बेसिस पर कोई भी स्टेट यानी कि गवर्नमेंट, यूनियन हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है, या कोई भी सिटीजन हमारे साथ इनमें से किसी भी बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है तो वो एक कानूनी अपराध है। क्या है? कानूनी अपराध है। रेस, हाँ रेस का मतलब जानना जरूरी है, ये सवाल आता भी है, मैं खुद ही बताता हूँ। नस्ल, काले गोरे का भेद जो चलता है, समझते हो? जैसे आप नस्ल सिर्फ काले गोरे से मतलब नहीं होता, नस्ल ऐसे होता है जैसे तुम नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को देखते हो। नॉर्थ ईस्टर्न लोग जो होते हैं पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, तो उनकी जो क्या कहते हैं जो नस्ल है वो अलग है, ठीक है? तुम देखो चाइना के लोग अलग हैं, अमेरिका के लोग बिल्कुल अलग हैं, यूएसए के अलग, उसके क्या कहते हैं ब्रिटेन के अलग हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका के अलग हैं, ठीक है, वेस्ट इंडीज के अलग हैं। हमारे इंडिया में देख लो तो कितनी डाइवर्सिटी है, नॉर्थ ईस्टर्न लोग अलग, नॉर्थन इंडिया के लोग अलग और साउथर्न इंडिया के लोग अलग। डिफरेंस देखने को मिलता है ना, स्किन कलर में काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये जो स्किन कलर का डिफरेंस होता है इसी को बुलाता है नस्ल, रेस, यानी रेसिज्म बोलते हैं। जब कोई काले गोरे की बात करता है, उसके बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है? रेसिस्ट, यानी ये नस्लवादी लोग है। ऐसा आदमी है नस्लवादी, यानी कि ये काले गोरे को लेकर डिस्क्रिमिनेशन करता है। क्लियर है इतनी बात? समझ गए नस्ल क्या होती है? जैसे साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जी ने जो आंदोलन चलाया था वो इसी रेसिज्म के खिलाफ तो चलाया था, क्योंकि वहां पर काले गोरे को लेकर वाला भेदभाव था। वहां पर जो ब्लैक लोग थे उनको बिल्कुल ऐसा माना जाता था कि ये तो पैदा ही गुलामी करने के लिए हुए हैं। किस लिए हुए हैं? गुलामी करने के लिए। उन्होंने अपनी जिंदगी के 22 साल जेल में दिए थे काले लोगों को अधिकार दिलाने के लिए, जो ब्लैक लोग थे, यानी जिनका स्किन कलर ब्लैक था,
काले लोगों से मतलब ये है। क्लियर है इतनी बात जी। बर्थ प्लेस यानी कि आपका जहां भी जन्म हुआ है उस स्थान के बेसिस पर, जैसे उत्तर प्रदेश में कोई बंदा नौकरी कर रहा है, कहाँ का, साउथर्न इंडिया का, तमिलनाडु का कोई बंदा यहाँ नौकरी कर रहा है, तो आप उससे इस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि ये तो तमिलनाडु का है, ये यहाँ आके क्या नौकरी कर रहा है। समझ रहे हो, ये उसके जन्म स्थान के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो गया। जेंडर का हम तो समझते ही हो, मेल फीमेल, कि ये फीमेल है मेल है, तो इस बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ये सारे वो बेसिस हैं जिन पर डिस्क्रिमिनेशन क्या है, प्रोहिबिशन है डिस्क्रिमिनेशन का, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, अगर होता है तो वो कानूनी अपराध कहलाएगा। कौन करता है डिस्क्रिमिनेशन, या तो सिटीजन्स करते हैं या गवर्नमेंट करती है। कौन करती है, गवर्नमेंट। ठीक है, इन्हीं फंडामेंटल राइट्स में हमारा जो आर्टिकल 12 है ना, वो स्टेट की डेफिनेशन बताता है। यहाँ पे स्टेट की डेफिनेशन में वो सब चीज आ जाती हैं जो गवर्नमेंट से जुड़ी हुई होती हैं और गवर्नमेंट जिन पर अपना कंट्रोल रखती है। क्लियर है। आर्टिकल 13 की मैंने बताई थी तो मैं कल जब हम शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे कि आर्टिकल 13 वो बात करता है कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करेंगे, ठीक है ना, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमने 9th शेड्यूल पढ़ी थी उसमें मैंने बताया था 9th शेड्यूल में अमेंडमेंट किया गया था और आर्टिकल 13 में किया गया था। तो आर्टिकल 13 ये बात करता है कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करेंगे, ऐसा कोई भी चेंज हम करेंगे जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कहलाता हो तो वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना माना जाए। इस तरीके के कानून वहां पर, इस तरीके की बात वहां पर की गई है। ठीक है ना, यानी आर्टिकल 13 में ये प्रोविजन लिखे हुए हैं कि जो आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते हो, वो अगर चेंज फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते हैं तो वो लॉ ही नहीं रह जाएगा। क्लियर है। अब आर्टिकल 13 में बाद में जब 9th शेड्यूल ऐड हुई तो उसमें ये चेंज कर दिया गया कि आर्टिकल 13 जो डेफिनेशन कहती है उसके अकॉर्डिंग जो हम लॉ बनाते हैं कि अगर ये लॉ फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करेगा तो वो लॉ ही नहीं रह जाएगा, उस बात को चेंज कर दिया। ठीक है ना, यानी कि अब कोई लॉ बनाया जाएगा तो वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। आर्टिकल 13 बहुत पेचीदा आर्टिकल है, उसको समझने के लिए बहुत दिमाग को अलग खोल कर रखना पड़ता है। ठीक है ना, क्योंकि ये बातें बहुत डीप हो जाती है, तुम्हारे लेवल से थोड़ी ऊपर है। जितना मैं बताता हूँ उतना ध्यान रखा करो, बाकी तुम पूछते हो अच्छी बात है, आर्टिकल 13 पूछा, लेकिन बहुत पेचीदा आर्टिकल है। अब मैंने तुम्हें इतनी बात समझाई, हो सकता है तुम्हारे में 20 to 30% समझ में आई होगी। ठीक है ना, अब किसी दिन और अच्छे से हिंदी में समझाएंगे अलग से आर्टिकल 13। क्लियर। अभी आगे देखो, इतना हो गया क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, अब बात करेंगे आर्टिकल 16 की। किसकी, आर्टिकल 16 की। क्या बात करता है आर्टिकल 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट क्या चीज होती है, यानी कि सरकारी नौकरियां, सरकार के द्वारा जो नौकरियां दी जाएंगी या सरकार से सहायता प्राप्त संस्था द्वारा, यानी कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट फंडेड है या गवर्नमेंट के सपोर्ट से चलती है या फुली गवर्नमेंट फंडेड है, यानी फुली खुद गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सभी को एम्प्लॉयमेंट की बराबर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी। क्लियर है, यानी कि किसी को किसी भी बेसिस पर, वही सारे बेसिस होते हैं, रेस, कास्ट, जेंडर, क्या कहते हैं, रिलीजियन। ठीक है ना, रिलीजियन, रेस, कास्ट, जेंडर, बर्थ प्लेस, इनमें से किसी भी बेसिस पर आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब मैंने समझा दिया, गवर्नमेंट, फुली गवर्नमेंट फंडेड, सेमी गवर्नमेंट फंडेड, ठीक है, और गवर्नमेंट के सपोर्ट से चलने वाली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी उनमें सभी को इक्वलिटी प्रोवाइड की जाएगी, यानी सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी। क्लियर है। प्राइवेट में नहीं काम करता है, पब्लिक की बात हो रही है, गवर्नमेंट की बात हो रही है। अब गवर्नमेंट में भी मैंने बता दिया, सारी किसी भी तरीके से गवर्नमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है, ऐसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो सभी को इक्वली प्रोवाइड कराई जाएंगी। क्लियर है। अभी उस पर पहुंच गया, अभी ये समझा रहा हूं मैं, पहुंच तू यहां गया। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या बात करता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्या बात करता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है हिंदी में अस्पृश्यता या छुआछूत। क्या होता है, अस्पृश्यता या छुआछूत। अब ये जो अनटचेबिलिटी थी ये हमारी सोसाइटी में पहले तो बहुत थी, अब बहुत हद तक खत्म हो चुकी है। सिर्फ माइनर 5 to 10% हम कहेंगे जो है, जो किसके लिए होती है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी नहीं कहेंगे हम, शेड्यूल कास्ट के लिए तो बहुत होती है। ठीक है, होती थी, अब बहुत कम हुआ है क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है एजुकेटेड हुई है लगातार। कास्ट सिस्टम में लोगों का बिलीव कम हुआ है, मतलब कास्ट है
लेकिन लोग उस तरीके से मतलब उतना रेडिकल होकर उसको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है ना, पूरे रेवोल्यूशनरी नहीं हो जाते हैं अपनी जाति को लेकर। तो एजुकेशन से ये चीज पॉसिबल हुई है, तो अनटचेबिलिटी नहीं होगी, इसका खात्मा किया गया है। कौन कहता है? आर्टिकल 17 है। अनटचेबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी। अगर कोई करता है ऐसा, अभी भी छुआछूत को मानता है, ठीक है ना, छुआछूत का असल मतलब समझते हो ना, यानी कि लोग एक दूसरे से छिलना पसंद नहीं करते उसकी जाति के आधार पर। अगर वो पर्टिकुलर उस जाति से बिलोंग करता है तो लोग उससे छिलना पाप मानते हैं। क्या मानते हैं? पाप। ऐसा हमारी सोसाइटी में पहले बहुत था, अब ना के बराबर है, और अब पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि अब हमारी सोसाइटी क्या है, अर्बनाइजेशन इतना हो चुका है, शहरीकरण, कि इंसान चाहकर भी नहीं कर सकता। इंसान रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहा है, वहां जाति थोड़ी पूछ रहा है कि ये किस जाति के का रेस्टोरेंट है, कौन बना रहा है खाना, पता है क्या किसी को? तो अर्बनाइजेशन अब इतना हो चुका है कि अब इसको फॉलो करना भी मुश्किल है और होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्लियर है। अब इस अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए कि अब कोई करे, ठीक है ना, तो उसको कैसे रोका जाए, तो उसके लिए कुछ लॉज बना दिए गए। सबसे पहले सिविल राइट्स एक्ट बना 1955 में, जो अनटचेबिलिटी को लेकर लॉज की बात करता है, जिसमें अगर कोई अनटचेबिलिटी करता है, ऐसी कोई बात करता है, तो उसके खिलाफ क्या लीगल एक्शन लिए जाते हैं, उसको लेकर जो लॉज हैं वो बनाए गए। उसका पहला एक्ट क्या था? सिविल राइट्स एक्ट 1955, ठीक है ना, ये एक लॉ बना। उसके बाद फिर 1985, ये 89 है, सॉरी, क्या है ये? 1989 SC ST एक्ट आया 1989 में। ये क्या बात करता है? यानी अब इसके कुछ प्रोविजन बता देता हूं मैं। जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को लेकर अगर आपने कोई जाति सूचक, कोई भी कास्ट से जुड़ा हुआ वर्ड इस्तेमाल किया उनके लिए, ठीक है ना, जो उनकी फीलिंग्स को हर्ट करे, तो ऐसी कंडीशन में SC ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाता है, ठीक है। एक तो होगा कि आपने किसी के साथ कोई क्राइम किया, तो मारपीट हुई, झगड़ा हो गया किसी से, ठीक है ना, लड़ाई हो गई, तो वो उस तरीके से केस रजिस्टर्ड होगा। लेकिन अगर आपने किसी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के साथ कोई लड़ाई झगड़ा किया और खासकर कुछ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है, जाति सूचक शब्द समझते हो ना, कास्ट से जुड़े हुए शब्द, जो कास्ट से जुड़े हुए शब्द होते हैं, अगर उन वर्ड्स का आपने प्रयोग किया है, तो आपके खिलाफ SC ST एक्ट के तहत केस दर्ज होगा, जिसमें 6 महीने तक जमानत नहीं होती है, 6 महीने तक आपको बेल नहीं मिलेगी, ठीक है ना, कुछ ऐसे प्रोविजंस भी होते हैं, ठीक है ना। 6 महीने तक जमानत नहीं होती, और नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है वो। नॉन बेलेबल यानी जिसमें जमानत नहीं मिलती है, और वो 6 महीने का प्रोविजन, ऐसे काफी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस उसमें होते हैं, यानी थोड़े स्ट्रिक्ट प्रोविजंस किए गए इसके अकॉर्डिंग जो लॉज बनाए गए, जिससे SC ST एक्ट के जो लोग हैं उनके खिलाफ जो क्राइम हो रहे हैं उनको कम किया जा सके, उनको रोका जा सके, क्लियर है। अभी पिछले कुछ 2-3 साल पहले की बात है, जब इसने मोदी गवर्नमेंट ने इसमें कुछ चेंज कर दिया था, सॉरी मोदी गवर्नमेंट ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, उसमें इसके जो स्ट्रिक्ट प्रोविजंस थे उनको थोड़ा फ्लेक्सिबल कर दिया था, यानी कि जो वो स्ट्रिक्ट प्रोविजंस थे उनको थोड़ा कम कर दिया था। तो जिससे क्या हुआ था, पूरी कंट्री में जितने भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो यूनियंस थी और एसोसिएशन थे, उन्होंने आंदोलन कर दिया, मूवमेंट कर दिया कि हमारे अधिकारों को कम किया जा रहा है, हमारे जो राइट्स हैं उनको कम किया जा रहा है। तो फिर गवर्नमेंट प्रेशर में आ गई, और गवर्नमेंट ने प्रेशर में आके फिर से पार्लियामेंट में लॉ ले आई और फिर से इनको स्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब जो प्रोविजन थे उनको फिर से बनाए रखा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भी। क्लियर है? समझ में आ गई इतनी बात? अब आ जाओ आर्टिकल 18 पे, लास्ट आर्टिकल, राइट टू इक्वलिटी का, 14 to 18 समझा, ठीक है। 18 की बात कर देंगे, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स मतलब उपाधियां, उपाधियों का अंत। पहले कंट्री में क्या था, हमारी आजादी से पहले ब्रिटिशर्स के टाइम में भी खुद ब्रिटिशर्स भी उपाधियां दिया करते थे, जैसे उन्होंने गांधी जी को दे रखी थी केसर हिंद की उपाधि, ठीक है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर को दे रखी थी नाइटहुड की उपाधि, ठीक है ना। तो वो ऐसे जो लोग होते थे जो जिनको ब्रिटिशर्स पसंद करते थे शुरुआती समय में, गांधी जी को शुरू में बहुत पसंद करते थे ब्रिटिशर्स, ठीक है ना, तब उनको केसर हिंद की उपाधि दे रखी थी, उन्होंने टाइटल दे रखा था केसर हिंद का। और जितने भी राजा होते थे पहले, महाराजा धीराज, राजा विक्रमादित्य, ठीक है ना, और खान बहादुर खान, राज बहादुर, ऐसी तरह तरह के टाइटल्स ले लेते अपने नाम के साथ, जो सोसाइटी के अंदर एक अनइक्वलिटी पैदा करता था। क्या पैदा करता था? इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी मतलब बड़े छोटे का भेद लाता था, ठीक है ना, ऊंच नीच का वो लाता था फेवर। तो उस चीज को खत्म करने के लिए ऐसे सभी टाइटल्स का एंड कर दिया गया, एवोल्यूशन कर दिया गया, किसको छोड़कर? एक्सेप्ट एजुकेशन एंड डिफेंस, यानी एजुकेशन और डिफेंस से रिलेटेड टाइटल्स आज भी आप अपने नाम के साथ ले सकते हैं, जिसको दिए गए हैं, ठीक है। जैसे डिफेंस के होते ही हैं लेफ्टिनेंट, कर्नल
और परमवीर चक्र विजेता, ठीक है, शौर्य चक्र विजेता, ये सारे जो भी टाइटल डिफेंस के द्वारा दिए जाते हैं और एजुकेशन में जो टाइटल दिए जाते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, एजुकेशन और डिफेंस को छोड़कर आप कोई भी टाइटल अपने नाम के साथ नहीं ले सकते, इसको एबोलिस्ट कर दिया गया है। क्लियर है? क्लियर है? 14 to 18 थे, सबको दोबारा बता देता हूँ। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कानून सभी के लिए बराबर है और कानून का सभी को बराबर प्रोटेक्शन मिलेगा। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, ठीक है, बर्थ प्लेस, इनमें से किसी भी बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। फिर आती है आर्टिकल 16 की बात, वो क्या बात करता है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट फंडेड है, सेमी गवर्नमेंट फंडेड है या किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के सपोर्ट से चलती है, ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी उनमें सभी को इक्वलिटी दी जाएगी, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जाएंगी। 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अनटचेबिलिटी का अंत किया गया, छुआछूत का अंत किया गया। कोई भी जाति सूचक शब्दों की तरह, यानी कि किसी से भी छुआछूत, छिलना ना छिलना, ऐसी चीज को लेकर कोई भी फेवर नहीं लिया जाएगा। उसको रोकने के लिए सिविल राइट्स एक्ट 1955 बना गया। आगे चलकर SC ST एक्ट, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989 बनाया गया। क्लियर है? आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, आप कोई भी टाइटल अपने नाम के साथ नहीं ले सकते एक्सेप्ट एजुकेशन एंड डिफेंस। क्लियर है? राइट टू इक्वलिटी, ये था हमारा पूरा राइट टू इक्वलिटी, पहला फंडामेंटल राइट हो गया हमारा कंप्लीट। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम अगला फंडामेंटल राइट जो है हमारा राइट टू फ्रीडम। चलिए आगे बढ़िए। अब देखो राइट टू फ्रीडम, सेकंड फंडामेंटल राइट हमारा कहां से कहां तक है? आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या बात करता है? आर्टिकल 19 हमें 5 तरीके की फ्रीडम की बात करता है। पहले ये फ्रीडम भी 6 तरीके की थी। राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारा आर्टिकल 31 में था, फंडामेंटल राइट्स में ही, उसकी बात आर्टिकल 19 में भी होती थी, आर्टिकल 19(1)(f) में। तुम देख रहे हो मैंने ई के बाद सीधा जी लिया है, वो एफ जो है वो अब हट चुका है। क्लियर है ना? अब देखो क्या कहता है आर्टिकल 19(1)(a), ये इसके सब क्लॉज हैं, ध्यान से सुनना। आर्टिकल 19(1)(a) क्या बात करता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि भाषण देने की और अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। आपको कहीं भी भाषण देने की, अपने मन के जो विचार हैं, जो भाव हैं, उनको प्रकट करने की पूरी स्वतंत्रता है। आप किसी के बारे में जो कुछ भी सोचते हो वो बोल सकते हो, उसे बोलने की पूरी स्वतंत्रता है। किसी भी चीज को लेकर कंट्री में देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री, इन्हीं के ऊपर भी आप कोई भी अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, बस किसी को गाली नहीं दे सकते। ठीक है ना? गाली नहीं दे सकते किसी को, एब्यूजिव यानी उस लैंग्वेज का, और वो एब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते जिससे सामने वाले की फीलिंग्स और उसकी जो गरिमा है, जो उसकी डिग्निटी है, वो हर्ट हो। ठीक है ना? यानी कि आप तमीज से उसकी आलोचना कर सकते हैं, बेइज्जती नहीं, आलोचना, उसका क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। ठीक है ना? अब आता है आर्टिकल 19(1)(b), समझ गए ना? ऐसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता और कहीं भी भाषण देने की स्वतंत्रता। 19(1)(b) क्या बात करता है? राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म, आप कहीं भी भीड़ इकट्ठा कर खड़े हो सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के, और जिससे किसी और को कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। आप कहीं भी अपनी भीड़ जमा करके, इकट्ठा करके खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, बस उससे किसी भी पर्सन को कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, और बिना हथियारों के शांतिपूर्वक ढंग से। क्लियर है? ये आपकी स्वतंत्रता है, आपको फ्रीडम है। अब बात करते हैं आर्टिकल 19(1)(c), क्या होता है? राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, आप अपने खुद के एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो। एसोसिएशन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनता है, यूनियन बनते हैं, ऐसे एसोसिएशन होते हैं। ठीक है ना? मतलब आप कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल्स मिलकर अपना एक एसोसिएशन बना लेते हैं, बहुत सारे हैं। हाँ, अमूल जैसे एक एसोसिएशन है, समझाया था मैंने। फिर बात आती है आर्टिकल 19(1)(d), क्या बात करता है? राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप भारत के कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कहीं भी आ जा सकते हैं, आसानी से घूम सकते हैं, ये आपको पूरी फ्रीडम है। आप पूरे भारत के पूरे किसी भी क्षेत्र में कहीं भी आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं। क्लियर है? इस चीज की आपको फ्रीडम है, ये आपका एक फंडामेंटल राइट है। फिर आता है आर्टिकल 19(1)(e), ये कहता है राइट टू सेटल एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, आप भारत के किसी भी क्षेत्र में रह सकते हैं, बस सकते हैं, वहां पर हमेशा हमेशा के लिए रह सकते हैं। क्लियर है? आप भारत के किसी भी क्षेत्र में कहीं भी रह सकते हैं, बस सकते हैं। क्लियर है? सेटल हो सकते हैं। फिर आते हैं, अब मैंने बताया 19(1)(f) किसकी बात करता था? राइट टू प्रॉपर्टी की।
उसको हटा ही दिया फंडामेंटल राइट से। और तुम कहोगे वो तो आर्टिकल 31 में यहाँ भी बात होती थी उसकी, क्योंकि वो भी एक तरीके की फ्रीडम है ना, हमारी फ्रीडम की बात हो रही है, तो उसकी बात यहाँ भी हुई थी, लेकिन वो हटा ही दिया फंडामेंटल राइट से, तो वो यहाँ से भी हट गया। अब आता है आर्टिकल 19(1)(g). 19(1)(g) के बाद राइट टू जॉब ऑक्यूपेशन इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के किसी भी क्षेत्र में आप कोई भी जॉब कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो, जो आपका मन करे, आपको पूरी आजादी है। कोई आपको किसी भी काम को करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, जो आपका मन करे वो करिए, जो आपको जॉब करनी है वो करिए, जो आपको ऑक्यूपेशन, बिजनेस, ट्रेड जो करना हो वो करिए। क्लियर है? तो आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम में इन 5 तरीके की फ्रीडम्स की बात करता है। समझ गए? भाषण देने की फ्रीडम है, ठीक है, भीड़ इकट्ठा करने की फ्रीडम है, बिना हथियारों के शांतिपूर्वक ढंग से एसोसिएशन बनाने की फ्रीडम है, भारत के किसी भी एरिया में आने जाने की फ्रीडम है, ठीक है, भारत के किसी भी एरिया में रहने और बसने की फ्रीडम है, भारत में कोई भी जॉब और ऑक्यूपेशन करने की फ्रीडम है। ये इन 5 तरीके की फ्रीडम की बात कौन करता है? आर्टिकल 19। क्लियर है सभी को? चलिए अब बाकी के आर्टिकल्स, बाकी का जो राइट टू फ्रीडम का रिमेनिंग पोर्शन है, कल शुरू करेंगे, उसे कल कवर करेंगे। आज के लिए इतना काफी है।